सर आपका टिकटॉक पे सबसे वायरल ट्रैक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड टीवी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट सामे। नाज़रीन, 2014 का धरना हुआ तो उसे कामयाब करवाने में एक शख्स का किरदार सबसे अहम है कि जिन्होंने इमरान खान के शाना बशाना चल के बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। जी मैं बात कर रहा हूँ डीजे बट की। उस वक्त से डीजे बट की शोहरत ऐसी बढ़ी कि हर ज़ुबान तकरीबन मुमकिन तौर पर हर शहरी को डीजे बट का नाम याद है। मगर एक तशवीश है कि डीजे बट गायब कहाँ हो गए, इतने अरसे में वो कहाँ चले गए। तो इनसाइड टीवी ने डीजे बट को ढूंढ निकाला है, तो चलिए बाकी की बातें उन्हीं से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। सर इमरान खान के सिपाही, पीटीआई के फ्रंट लाइन के आप जो है वो सिपाही रहे हैं और एकदम से मंजर आम से गायब हो गए, क्यों? नहीं देखें, शायद आपको पता है 2014 धरना था और 17 दिसंबर को धरना बंद हुआ और उसके बाद फिर 2015 मेरे लिए बड़ा क्राइसिस थे। मेरे ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, उस टाइम की मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से बड़े केसेस थोप दिए गए, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ उसमें। 2016 भी बड़े क्राइसिस थे। एक जब पीक लेता है ना, उसके बाद फिर टांग खींचने वाले बड़े होते हैं लोग। वो कहते हैं ना कि अगर चाहते हो ना तुम्हारे दुश्मन पैदा हों तो तुम मशहूर हो जाओ, तो ऑटोमेटिकली दुश्मन पैदा हो जाएंगे। तो 2016 भी बड़ा क्राइसिस में रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2017 में डीजे बट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनकर उभरी और उसमें फिर हमने फिर जितने पूरे पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमने उन सब के कंप्लीट इवेंट किए। पहले हम सिर्फ साउंड सिस्टम करते थे, लेकिन उसके बाद हमने फिर कंप्लीट इवेंट, जनरेटर, कंटेनर्स, स्टेज, लाइट्स, स्कर्फ फोल्डिंग, बॉ वायर्स, चेयर्स, टेंटिंग, ईच एंड एवरीथिंग। हमने कोई चीज़ फिर मतलब उसको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देते थे क्लाइंट्स को, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और फिर काम में बिजी रहते थे। सोशल मीडिया पे कम नज़र आते थे, क्योंकि मैंने ये देखा था कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आखिरी आयत में भी फरमाया ना कि अल्लाह पाक महफूज फरमाए वसवसे डालने वालों के शर से, हासिदों के शर से। तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कम नज़र आते थे, क्योंकि फिर कारोबार को भी नज़र लग जाती थी। तो उसके बाद फिर अब ये 2019-20 में फिर बहुत ज़्यादा अब सोशल मीडिया पे भी नज़र आते हैं, बिकॉज़ कि अभी हमने एक अपनी जो एसोसिएशन बनाई है अपने स्पीकरों वाले भाइयों के लिए। हमने कहा अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त भी दे दी, दौलत भी दे दी, शोहरत भी दे दी, तो क्यों ना अपने भाइयों के लिए काम किया जाए। तो आजकल मैं अपने स्पीकर वाले जो भाई हैं, साउंड सिस्टम वाले, डीजे वाले, जो फोटोग्राफ़र हैं, जो वीडियो वाले हैं, जो जनरेटर ऑपरेटर हैं, जो स्टेज वाले हैं, उन सब के लिए एक एसोसिएशन मरतब की है। तो इस वजह से अब थोड़ा ज़्यादा नज़र आता हूँ टीवी पे। तो सर आपने बताया कि इमरान खान के साथ होने की वजह से आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हुकूमत की तरफ से। तो 2014 में भी आपके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए होंगे, तो कोई ऐसा वाक़या जो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको अभी भी आपके ज़हन में नक्श हो? 30 और 31 अगस्त की वो रात मैं कैसे भूल जाऊँ। कलमे का विर्द करता जा रहा था कि अभी सांस चले गए। गोलियों की बौछार, आंसू गैस, शेलिंग, डंडे सोटे चल रहे हैं, पुलिस मार रही है नाहक। वो 30 और 31 अगस्त की वो रात मैं नहीं भूल सकता। वो रात कि जब मुझे पता था कि मैं अब मरने वाला हूँ और अब मरने वाला हूँ, और कलमे का विर्द कर रहा था कि मरते वक्त कलमा जोन सा है वो पढ़ता हुआ मरूँ, लेकिन शायद सांस अभी बाकी थे, तभी मैं अब तक आपके सामने हूँ। तो सर अभी इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई है, वो इक़्तिदार में आ गए, तो इक़्तिदार में आने के बाद अपने सिपाही को उन्होंने याद रखा? देखें मेरी बात सुने, इमरान खान साहब का मैं सिपाही तो था, लेकिन मैंने वहाँ पर जो सर्विसेज दी थी, पैसे लेकर सर्विसेज दी थी। मैं वहाँ एज अ कारकुन नहीं गया था, लेकिन वो रात 30-31 अगस्त की रात, और उसके बाद फिर जो वहाँ पर मेरे पर मजालिम ढाए गए, मतलब मुझे अडयाला जेल में भेज दिया गया, फिर मुझे 3 दिन कोई किडनैप भी रखा, उसके बाद भी मेरे तो ऑटोमेटिकली फिर एफिलिएशन हो जाते हैं पार्टी से। और हमें ये नहीं सोचना कि कोई हमसे कितना प्यार करता है, हमने ये सोचना है हमने कितना प्यार किया।
सर आपके साथ बड़ी कंट्रोवर्सीज भी जोड़ी जाती हैं ये पॉलिटिकल साइड से कि जी कभी आपको इमरान खान का खिलाड़ी कहते हैं लोग, फिर कभी आपको उनके खिलाफ कर देते हैं, फिर कहते हैं जी इमरान खान ने डीजे बट के पैसे नहीं दिए। मतलब कि मीडिया पे बहुत से ऐसे परसेप्शंस आपके रिगार्डिंग चलते रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको से आपकी साख भी जो है वो मुतासिर हुई होगी? ये वही लोग हैं जो लोग अपने मकसद के लिए हर बुरी चीज़ को अच्छा भी कर देते हैं और हर अच्छी चीज़ को बुरा भी कर देते हैं। मैंने इन लोगों का कभी भी मतलब मुझे इन लोगों की कभी परवाह नहीं रही। लेकिन ये ज़रूर है, मैं हमेशा कहता आया हूँ और मैंने डिफरेंट जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जलसों के ऊपर मैंने कहा है कि भाई लोग मुझसे जिस तरह आप क्वेश्चन करते हैं, भाई मेरी पार्टी पीटीआई है, इमरान खान मेरे लीडर हैं, पीटीआई का टाइगर था, हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह। लेकिन कारोबार करना मेरा हक है और जिस तरह मुख्तलिफ बिजनेसेस चलते हैं, कुछ चीनी की किसी ने मिल लगाई है तो वो ये नहीं देखता कि ये चीनी कोई मुसलमान खा रहा है, हिंदू खा रहा है, किसको बेची जा रही है, पाकिस्तान की कौन सी पार्टीज़ जोन सी हैं इस शुगर को ख़रीद रही हैं। इसी तरह मेरी भी सर्विसेज जोन सी हैं वो हर पार्टी के लिए अवेलेबल हैं, हर मज़हब के लिए भी अवेलेबल है। मैंने स्पीकर्स लगाने किसी के लिए भी मैं लगा सकता हूँ और मैं लगाता भी आ रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशुमार जलसे किए, PMLN के मैंने बेशुमार जलसे किए, ANP अवामी नेशनल पार्टी के मैंने बेशुमार जलसे किए, जमात इस्लामी के मैंने जलसे किए और जमीयत उलमा इस्लाम, हालांकि वो PTI का और उसका मतलब अगेंस्ट है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उन पार्टीज़ के जलसे भी किए और उन पार्टीज़ के अंदर मैंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से मुझे उनकी तरफ से भी बड़े अप्रिसिएशंस मिली हैं। तो बाकी रहेगी फिर वही बात है कि नेगेटिविटी लोग किसी को नहीं छोड़ते। मैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह तौबा अस्तग़फ़िर अल्लाह पाक से माफ़ी मांगकर हमारे प्यारे पैगंबर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ा गया। काफिर जो लोग थे वो लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के ख़िलाफ़ बड़ी बातें करते थे, उनको बड़ा बुरा भला कहते थे, लेकिन वो अपनी डगर पे इस्लाम फैलाने की नीयत से चल रहे होते थे और मैं अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए अपने कारोबार में जिस तरह से भी होता है हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए मैं चाह रहा होता हूँ। मैं उन लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करता जो परसेप्शंस बनाते हैं या वो कोई भी मेरे टीवी पे मेरे ख़िलाफ़ कोई बात अगर कोई करता है, मैं नहीं समझता कि मैं उसको किसी चीज़ का जवाब दूँ। तो सर कोरोना के बायस कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी जो बरादरी है वो कम्युनिटी जो है डीजेस की और फ़नकार बरादरी जो है उन्हें तो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, काम वगैरह कोई नहीं मिल रहा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखें भैया, कोरोना की वजह से तो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही आई हैं क्योंकि 10 मार्च को एमरजेंसी नाफिज की गई, 23 तारीख को लॉकडाउन हो गया। 10 मार्च से अब तक 5वां महीना स्टार्ट हो गया। ना मैंने और ना ही मेरी कम्युनिटी के किसी भी भाई ने, कोई साउंड वाला है, डीजे वाला है, फोटोग्राफर है, वीडियो वाला है, जनरेटर वाला है, स्टेज वाला है, किसी ने 1 रुपये का भी कारोबार नहीं किया। चले मैं साबे हैसियत हूँ, मैं सरवाइव कर गया, लेकिन उन लोगों का क्या जो हैंड टू माउथ थे, जो लोग सुबह कमाते थे और शाम को अपने घर पे ख़र्चा करते थे, यकीन करें उनके इतने बुरे हालात हैं। और इसीलिए मैंने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। 3 मई को मैंने पाकिस्तान डीजे साउंड लाइट वेंडर्स एसोसिएशन का एक पौधा लगाया जो इस वक्त 64 शहरों की काबीना बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मुझे मेरे पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं बाहर के ममालिक में सेकंड डोनेशन आज भी भेजी है ईद के लिए। मेरी अपील है इमरान खान साहब से, मेरी अपील है पाकिस्तान के उन सब इदारों से कि हर किस्म के लोगों को रिलीफ भी मिला, उन लोगों को मुकम्मल SOPs के साथ काम करने की भी इजाज़त मिली। मेरी गुजारिश है कि मैं डीजे बट इस हुकूमत को बनाने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी, मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मेरी गुजारिश है कि हमारे जो डीजे वाले हैं, साउंड वाले हैं, फोटोग्राफर्स हैं, वीडियो वाले, जनरेटर्स वाले, स्टेज वाले और भी बाकी जो इवेंट से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए भी कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। आगे ईद आ रही है, ईद पे ये लोग अपनी ईद थोड़े अच्छे तरीके से कर लें। इनके घरों में फाके हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि गरीब इस कोरोना वायरस में और गरीब हो गया। मेरी साबे हैसियत लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज़ अपने इर्द गिर्द भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपके इर्द गिर्द जो
कोई लोग गरीब हैं उन लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो सर डीजे, जब भी डीजे का बात करते हैं तो लोगों के माइंड में ये आता है कि जी शादियों ब्याहों पे जो है ना बजाने वाले म्यूज़िक और ये वो, लेकिन डीजे की हिस्ट्री क्या है और डीजे मतलब किस किस फील्ड में और किस तरह जो है ये चलता है और कहाँ कहाँ ये काम करते हैं, ये आप थोड़ा बता दें ताकि लोगों के माइंडसेट क्लियर हो। देखें, डी फॉर डिस्क और जे फॉर जॉकी, ये तो काफ़ी लोगों को इसका इल्म होगा डीजे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डीजेस बेशुमार जगहों पे काम कर रहे होते हैं। शादी मेहंदी ब्याह पर तो बिल्कुल डीजेस जो उनसे वो म्यूज़िक लगाते हैं, गाने लगाते हैं, लेकिन आप देखें कि डीजे बट एक रेवोल्यूशन लेकर आया। 2011 में हमने पहली दफ़ा जलसों के अंदर तकरीर के दौरान म्यूज़िक ऐड ऑन किया, स्पीचर को रीमिक्स किया। स्पीचर जो स्पीच कर रहे होते थे, हम उस स्पीच के अंदर वही मिसरा गाने का उठाकर मिक्स करते थे। इससे लोगों के अंदर जोशो वल्ला पैदा होता था। म्यूज़िक से थोड़ा सा ब्लड तेज़ होता है, लोग जोश का इजहार करते हैं, गर्म जोशी के लोगों में आती है। तो डीजे ये ज़रूरी नहीं है। डीजे वो है, आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान में जो हर माशरे में, हर इलाके में, किसी भी ऐसी जगह जिस महफिल में उसको बुलाया गया हो, उसमें वो उसके मुताबिक म्यूज़िक या उससे रिलेटेड तराने, नगमे या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ प्ले करे, उसको डीजे कहते हैं। ना कि म्यूज़िक की वो इंग्लिश बीट्स बजाता जाए और किसी को कोई समझ ना आए, ऐसा डीजे नहीं होना चाहिए। डीजे वो होना चाहिए हमेशा जो लोगों को इंटरटेन कर सके, चाहे वो इस्लामी है उनको इस्लामियात से, और चाहे वो अगर वो सूफी है उसे सूफीज़म से, और अगर कोई रैप पसंद करता है तो उसे रैप। ये नहीं है कि अगर कोई सूफी है उसे रैप सुना दिया जाए, और जो कोई जैज़ पसंद करता है उसे टेक्नो, और जो ट्रांस का मिक्स सुनना चाह रहा है उसे भंगड़ा सुना दिया जाए। तो ये सब चीज़ें जो उनसी हैं, वो डीजे को चाहिए कि वो मेंटली तौर पे समझे कि क्लाइंट क्या चाहता है। सर डीजे बट माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में लोगों की ज़बान ज़द आम है, डीजे बट इतना फेमस नाम हो गया। तो ये डीजे बट कहाँ से आया और इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, सर ये हमें बता दें। 2001 में मैं अपने कॉफ़ी बार के बाहर अच्छा म्यूज़िक प्ले करता था। मॉडल टाउन में मेरा एक कॉफ़ी बार जो है, और हमेशा जिस तरह का कस्टमर होता था मैं उस तरह का म्यूज़िक लगाता था। मुझे याद है अभी भी, वो मेरे पास फॉरेनर्स आ गए, मेरे पास मैडोना की एक सीडी पड़ी हुई थी और मैंने वो मैडोना का वो गाना लगा दिया, फ्रोज़न, और उसके साथ साथ दूसरे 2-3 गाने। तो वो क्लाइंट्स बड़ा इंस्पायर हुए कि यार वाओ, ये कितनी अच्छी कलेक्शन है, क्या तुम डीजे हो, अंग्रेजी में आई यू डीजे? मैं कहा नहीं, मैं डीजे तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा आप लोग बैठे हुए हैं तो आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो मैं आपको एंटरटेन करने के लिए इंग्लिश म्यूज़िक लगा देता हूँ। तो वो वहाँ जब भी कोई भी क्लाइंट्स मेरे कस्टमर बैठते थे तो मैं उनके अगर बॉयज़ बैठे हैं तो उनको भंगड़ा शंगड़ा उस टाइम के जो हिप हॉप और जिस तरह का भी लोग बैठते थे मैं उस तरह के वो गाने प्ले करता था। और उन्हीं दिनों फिर मुझे कायरो जाने का इत्तेफाक हुआ, और वहाँ पर इजिप्ट में मैंने तकरीबन 28 दिन गुजारे, और वो 28 दिन जो मुझे लेकर गए थे, उनका भाई वहाँ पर ब्रदर इन लॉ वो डीजे था। मैंने क्लब में वो सारी बीट्स भी जब सीखी, वो सारी बीट्स के बाद फिर जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मैंने अपने आप को डीजे इंट्रोड्यूस करवाया। बट मेरी कास्ट थी तो फिर डीजे बट के नाम से मैं जाना जाने लगा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आसिफ बट जो है वो डीजे बट के तौर पे इतना पॉपुलर हो जाएगा कि आसिफ का नाम ही कहीं छुप जाएगा और डीजे बट आ जाएगा। तो आज अब मेरी वालदा के अलावा मुझे कोई आसिफ नहीं कहता, तो डीजे बट वहाँ से आया। तो सर टिकटॉक पे कैसे आना होगा? टिकटॉक पे माशाल्लाह आजकल आप बड़ी धूम मचा रहे हैं, तो उसके मतलब थोड़ा बताएं। टिकटॉक एक सोशल मीडिया की एप्लीकेशन थी और इतना मुझे इल्म नहीं था। बीगो का एक एनुअल इवेंट था, उधर चीफ गेस्ट था, वहाँ पर सब्ज़ी वाले भी आए हुए थे। उन्होंने कहा बट साहब हम आपके धरने के दिनों से फ़ैन हैं और हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और उन लोगों ने मुझे ये टिकटॉक की डाउनलोड करवाया और 2-4 टिकटॉक्स बनाए, उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। और 2014 के धरने से जो डीजे बट शायद गुम था, वो फिर टिकटॉक से दोबारा लोगों ने उनको रिवाइज़ किया कि अच्छा यार डीजे बट जो हमारा हीरो है वो ये। तो फिर उसके बाद फिर अच्छी वीडियोस बनाते गए। मेरी वीडियोस जो हैं स्पेशली टिकटॉक के ऊपर वो मेरी बातें हैं
जो मैं लोगों से बातें करता हूँ, मेरी वही वीडियो वायरल होती हैं। यानी मेरी कोई उसमें एक्टिंग नहीं है कि मैं स्पेशल कोई ऐड करूँ, ना मैं कॉमेडी कर सकता था। मैं लोगों से जो बात करता हूँ, जो लोगों को मैसेज देता हूँ जिस तरह का भी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी 3-3, 4-4 मिलियन, 6-6 मिलियन, 7 मिलियन तक भी वो मेरी वीडियोस जो सी हैं वो वायरल होती हैं। तो ये हमेशा मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इस काबिल नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझ पर मेहरबानी की। तो सर फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके इस चीज़ को लेकर? सबसे पहले तो आपको बताऊं कि हर साल एक फ्यूचर गोल बनाता हूं और हर साल उसे अचीव करता हूं। जितना छोटा था ना, उतने छोटे फ्यूचर गोल्स थे, बड़े होते जा रहे हैं, बड़े फ्यूचर गोल्स आते जा रहे हैं। इज़्ज़त भी कमा ली, दौलत भी कमा ली, शोहरत भी कमा ली। अब आगे ये है फ्यूचर गोल के मैं अपने भाइयों के लिए, जो मेरी बरादरी है, जो मेरी कम्युनिटी है, मैं उनके लिए इंडस्ट्री बना दूं, ऐसा कर दूं कि मेरे बाद आने वाले जो भी ये साउंड वाले हैं, डीजेस हैं, लाइट्स वाले, फोटोग्राफर, वीडियो वाले, ये जनरेटरों वाले या जितने भी स्क्रीनों वाले, ये अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अकेला ना समझें और इनका भी कुछ मकाम हो पाकिस्तान में, पता हो कि यार ये भी एक इंडस्ट्री है और इन लोगों के फलाह व बहबूद के लिए मैं जितना काम कर सका इंशाल्लाह ताला मैं कर सकूँ। सर आपकी वीडियोस टिकटॉक पे बड़ी वायरल होती हैं और आपके जो ट्रैक्स है वो जो है वो बड़े ट्रेंडिंग आते हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, डीजे हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डीजे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। डीजे हमेशा एक अच्छा म्यूज़िक देता है आपको। डीजे कभी नलका नहीं लगा सकता। डीजे हमेशा आपको क्यू टू क्यू म्यूज़िक देगा। तो चूँकि डीजे था और हमेशा से बीट से स्टार्ट करता था, तो यहाँ पर भी टिकटॉक पे हमने जब स्टार्ट किया म्यूज़िक्स को, वो 15 सेकंड में लोगों ने वीडियो देखना होता है और 15 सेकंड में हमें किसी भी गाने का बेस्ट ऑफ वहाँ से निकालते हैं। जब वो लगाते हैं तो वो म्यूज़िक वायरल हो जाता है। सर आपका टिकटॉक पे सबसे वायरल ट्रैक?